नमस्कार बच्चों, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत वर्चुअल क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। बच्चों, आज आपकी पाठ्य पुस्तक रसायन विज्ञान से जो अध्याय हम आपके सामने प्रस्तुत करने चल रहे हैं वो है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। बच्चों, इस अध्याय में हम आज जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उनको देखा जाए, उनमें जो है सबसे पहले हम देखेंगे कार्बनिक रसायन का जन्म, कैसे कैसे कार्बनिक रसायन का क्रमिक विकास हुआ। तत्पश्चात हम कार्बन की संयोजकता देखेंगे। कार्बन टेट्राकोवैलेंट होता है, चतुस्संयोजी होता है, तो किस प्रकार से इसकी संयोजकता 4 होती है, इस पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद बच्चों कार्बनिक यौगिकों की आकृति देखेंगे, कार्बनिक यौगिक किस आकृति के होते हैं। तत्पश्चात सिग्मा तथा पाई बंध के अभिलाक्षी गुण देखेंगे और अंत में हम लोग कार्बन परमाणु का संकरण निर्धारित करना, कैसे संकरण निर्धारित करेंगे, सिग्मा तथा पाई बॉन्ड कैसे काउंट करेंगे, इन पे आते हैं। तो बच्चों चलते हैं हम लोग अपनी चर्चा का। आज का जो प्रथम बिंदु है वो है कार्बनिक रसायन का जन्म। बच्चों देखा जाए 18वीं शताब्दी में कुछ ऐसे यौगिक जीवित प्राणियों या वनस्पतियों के शरीर से प्राप्त किए गए जो सामान्यतः प्रकृति में या निर्जीव प्राणियों की निर्जीव वस्तुओं के शरीर में नहीं पाए गए। तो इन यौगिकों को हम देखें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से निकाले गए थे, तो इनमें अगर हम क्रमशः देखें तो सबसे पहले शीले को देखा जाए। बच्चों, शीले ने जो है अंगूर से टार्टरिक अम्ल प्राप्त किया और नींबू से इन्होंने सिट्रिक अम्ल प्राप्त किया। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो इस क्रम में अगला नाम आता है राउले का। बच्चों, राउले ने जो है मानव मूत्र से, यूरिन से यूरिया प्राप्त किया। इस प्रकार बच्चों हमने प्रारंभ में सभी इस प्रकार से जो यौगिक जो है लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स की बॉडी से प्राप्त किए गए थे उनको कार्बनिक यौगिक नाम दिए। और ये जो है नाम इसलिए दिया गया, बर्जीलियस द्वारा इन्हें कार्बनिक यौगिक नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये सभी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से प्राप्त किए गए थे। आगे बच्चों, चूँकि ये यौगिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही सिंथेसाइज हो रहे थे, जीवित जंतुओं तथा वनस्पतियों के शरीर से ही इन्हें प्राप्त किया गया। उस आधार पर बर्जीलियस ने यह कहा कि इनके निर्माण के लिए, इनकी सिंथेसिस के लिए एक विशेष प्रकार के बल की आवश्यकता है जिसे उन्होंने जैव शक्ति कहा। और जैव शक्ति जीवित प्राणियों की शरीर में ही पाई जाती है। इस आधार पर इन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जीवित प्राणियों के शरीर में ही संभव है या वनस्पतियों के शरीर में ही संभव है। बच्चों, बर्जीलियस की इस सोच को जो है वाइटल फोर्स थ्योरी कहा गया, जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया, जिसके अनुसार केवल जीवित प्राणियों अथवा वनस्पतियों में ही कार्बनिक यौगिकों का निर्माण संभव है, निर्जीव वस्तुओं में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण संभव नहीं है। बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि जिन यौगिकों का निर्माण जीवित जंतुओं अथवा वनस्पतियों के शरीर में हुआ उन्हें कार्बनिक यौगिक कहा गया बर्जीलियस द्वारा, तथा जिस शाखा के अंतर्गत इन यौगिकों का अध्ययन किया गया उसे कार्बनिक रसायन कहा गया। बच्चों, बाद में अगर हम देखें तो बर्जीलियस की जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी जिसमें यह कहा गया कि जीवित प्राणियों अथवा वनस्पतियों के शरीर में ही कार्बनिक यौगिकों का निर्माण संभव है, संश्लेषण संभव है, उसको आगे चल के एक बड़ा धक्का लगा। धक्का कहाँ से लगा बच्चों देखा जाए, सबसे पहले फ्रेडरिक ओहलर ने 1828 में अमोनियम साइनेट को प्रयोगशाला में गर्म करके यूरिया नामक प्रथम कार्बनिक यौगिक बनाया। तो सर्वप्रथम वोहलर ने
यूरिया नामक प्रथम कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाकर यह बता दिया कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल प्राणियों तथा वनस्पतियों के शरीर में ही नहीं बल्कि जो है हम इसका निर्माण नॉन लिविंग सिस्टम में भी कर सकते हैं। अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, इसे बीकर में गर्म करके यूरिया में बदल दिया गया, यूरिया बनाया गया। अर्थात वोहलर ने नॉन लिविंग सिस्टम में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण किया। आगे बच्चों इसी क्रम में देखें तो कोल्बे ने एसिटिक अम्ल का निर्माण किया घटक तत्वों से। एसिटिक अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इन तत्वों से प्रयोगशाला में इन्होंने एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किया, एसिटिक अम्ल का। और कोल्बे के इस प्रयोग के बाद वोहलर तथा कोल्बे द्वारा अकार्बनिक तत्वों से कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के बाद यह जो है कन्फर्म हो गया, यह स्पष्ट हो गया कि कार्बनिक यौगिक के सिंथेसिस के लिए लिविंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, कोई लिविंग सिस्टम आवश्यक नहीं है। और इस प्रकार से वर्जिलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी यहीं पर समाप्त होती है। वाइटल फोर्स थ्योरी यहाँ पर गलत साबित हो जाती है। आगे बच्चों अब हम देखें चर्चा का जो अगला बिंदु है, देखा जाए आगे हम लेवोजिए को देखते हैं। लेवोजिए ने ढेर सारे कार्बनिक यौगिकों के मात्रात्मक तथा गुणात्मक विश्लेषण के बाद यह बताया कि कार्बन तथा हाइड्रोजन समस्त कार्बनिक यौगिकों का मूल घटक होता है। जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन अवश्य पाया जाता है। इस प्रकार उन्होंने कार्बनिक यौगिक की क्या परिभाषा दी? उन्होंने बताया कि कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक अथवा उनके व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक हैं तथा रसायन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत इन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहा गया। तो बच्चों बर्जिलियस ने क्या बताया था? बर्जिलियस ने कहा कि जिन यौगिकों का लिविंग सिस्टम में सिंथेसिस होती है, जंतुओं तथा वनस्पतियों के शरीर में सिंथेसिस होती है, उसे कार्बनिक यौगिक कहा बर्जिलियस ने। लेकिन लेवोसियर की जो आधुनिक परिभाषा है उनके अनुसार ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन होते हैं, जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं अथवा उनके व्युत्पन्न होते हैं, वो यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। बच्चों लेवोसियर को हम आधुनिक रसायन का जनक भी कहते हैं। लेवोसियर को आधुनिक रसायन का जनक माना जाता है। आगे इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं अगला जो चर्चा का बिंदु है उसमें हम कार्बन की संयोजकता देखते हैं। बच्चों कार्बन चतुस्संयोजी होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसको हम लोग देखें ऐसा कैसे होता है। बच्चों इसके लिए हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसके प्रथम कोष के एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे कोष के एस उपकोष में 2 और पी उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम इनका ऑर्बिटल पिक्चर बनाएं तो ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। बच्चों किसी भी परमाणु के जो कोष रासायनिक आबंधन में भाग लेते हैं, जिन कोषों के कक्षक रासायनिक आबंधन में भाग लेते हैं उसी कोष को संयोजी कोष कहते हैं। सामान्यतः एस तथा पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनका बाह्य कोष रासायनिक आबंधन में भाग लेता है और बाह्य कोष को ही हम जो है संयोजी कोष कहते हैं। तो कार्बन का बाह्य कोष देखा जाए ये है 2s एंड 2p। अगर हम इसका ऑर्बिटल पिक्चर देखें तो इसके संयोजी कोष में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, बाकी ये 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है बच्चों? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि किसी भी परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित केवल वे इलेक्ट्रॉन रासायनिक आबंधन में भाग लेते हैं जो अयुग्मित होते हैं। कार्बन को देखें तो इसके पास केवल 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात कार्बन के केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक आबंधन में भाग ले सकते हैं और इसकी संयोजकता जो होगी वो 2 होनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। 2 संयोजकता वाले कार्बन के यौगिक स्थायी यौगिक नहीं होते हैं। कार्बन कोई स्थायी यौगिक ऐसा नहीं बनाता जिसमें कार्बन की संयोजकता 2 है। अब देखा जाए
कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो कार्बन टेट्रावैलेंट कैसे होता है, चतुस्संयोजी कैसे होता है, इसको हम देखते हैं। तो बच्चों आगे हम देखें, कार्बन जब रासायनिक आबंधन करता है, यानी रासायनिक आबंधन के पूर्व की जो तैयारी है उसको अगर हम देखें, तो कार्बन बॉन्ड बनाने के पहले अपनी तैयारी करता है। तैयारी क्या करता है? वो सराउंडिंग से, अगल बगल से कुछ एनर्जी प्राप्त करता है और उस एनर्जी को रिसीव करके कार्बन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में जब कार्बन जाता है तो क्या होता है? इसके 2s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके 2p कक्षक में चला जाता है। इस प्रकार बच्चों उत्तेजित अवस्था में कार्बन का जो संयोजी कोष है, जो बाह्य कोष जिसे हम संयोजी कोष कहते हैं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अब संख्या देखें तो एक इलेक्ट्रॉन चूंकि यहाँ से यहाँ चला गया तो 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार से अब कार्बन के संयोजी कोष में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं और इन चारों अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को कार्बन रासायनिक आबंधन के लिए यूज करता है और इस प्रकार से कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो बच्चों एक बार फिर से ध्यान दें, संयोजकता क्या है? किसी परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉनों को रासायनिक आबंधन के लिए यूज किया जाता है उन्हीं की संख्या को हम संयोजकता कहते हैं। और कार्बन जो है अपने संयोजी कोष से 4 इलेक्ट्रॉनों को रासायनिक आबंधन में यूज करता है, इसलिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो क्लियर है बच्चों, हमने बताया कि उत्तेजित अवस्था में कार्बन जो है 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपने बाह्य कोष में मेंटेन करता है, प्राप्त करता है और यही चारों इलेक्ट्रॉन रासायनिक आबंधन में भाग लेते हैं, इसलिए 4 कार्बन टेट्रा कोवैलेंसी प्रदर्शित करता है, 4 संयोजकता प्रदर्शित करता है। आगे बच्चों देखा जाए, आगे हम देखते हैं, अगर हम कार्बन के कुछ यौगिकों पर दृष्टि डालें, इसमें जो है देखें हम मेथेन। मेथेन में ये कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड ये है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये, तीसरा ये और चौथा ये। कार्बन ने 4 हाइड्रोजन परमाणुओं को अपने से जोड़ रखा है, इसके लिए उसने 4 इलेक्ट्रॉनों को यूज किया है, अर्थात कार्बन की संयोजकता यहाँ 4 है। इस यौगिक में भी देखें, एथेन में भी कार्बन, प्रत्येक कार्बन 4 बंध बना रखा है और प्रत्येक कार्बन की संयोजकता यहाँ पर 4 है। बच्चों अगर आप इन यौगिकों को देखें तो आपको लगता है कि ये बॉन्ड जो है, इन बॉन्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री ऐसा लगता है, किंतु ऐसा होता नहीं है। ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होते, मॉलिक्यूल समतल नहीं होते, वर्ग समतलीय नहीं होते, बल्कि मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? ये टेट्राहेड्रल होते हैं, चतुष्फलकीय होते हैं। वान-टॉफ तथा लीबेल ने, वान-टॉफ एंड लीबेल ने 1874 में सर्वप्रथम यह बताया कि जो कार्बन की चारों संयोजकताएं होती हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर नहीं होती हैं, बल्कि 109 डिग्री एंड 28 मिनट पर होती हैं और ये एक किसी टेट्राहेड्रॉन के चारों कॉर्नर पर होते हैं। अर्थात जो 4 बॉन्ड कार्बन द्वारा बने हैं समतल नहीं होते, ऐसे ऐसे नहीं होते, बल्कि 2 बॉन्ड ऊपर की तरफ और अगले 2 बॉन्ड नीचे की तरफ अभिविन्यासित रहते हैं और इस प्रकार से उनके बीच जो है 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। अगर हम इस मॉलिक्यूल को प्लेन सरफेस पर रखें तो कोई 3 आइटम ही, ये तीनों आइटम सतह को छूते हैं, बाकी आइटम सतह के ऊपर रहते हैं, अर्थात ये समतल नहीं होता। तो वान-टॉफ एंड लीबेल ने यह बताया कि जो कार्बन की चारों संयोजकताएं होती हैं किसी टेट्राहेड्रॉन के चारों कॉर्नर की तरफ निर्देशित रहती हैं, वो समतल नहीं होती हैं तथा उनके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होता, बल्कि 109 डिग्री एंड 28 मिनट होता है। ये रहा बच्चों कार्बन की वैलेंसी को हमने देखा। अब आके कार्बनिक यौगिकों की आकृति देखते हैं। बच्चों आगे हम लोग जो है कार्बनिक यौगिकों की आकृति देखी जाए, हम लोग आगे देखेंगे कार्बन का संकरण कैसे निकाला जाता है। और वैसे संकरण हम लोग पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने रासायनिक आबंधन में संकरण क्या होता है, संकरण कैसे निर्धारित करते हैं, कितने प्रकार का होता है, ये सब पढ़ चुके हैं। यहाँ पर बच्चों हम देखें
कार्बन द्वारा जो यौगिक बनाए जाते हैं उनकी आकृति किस पर निर्भर करती है? उसकी आकृति जो है उसके संकरण के प्रकार पर निर्भर करती है। कार्बन कोई यौगिक बना रहा है, उस यौगिक का संकरण क्या होगा यह निर्भर करता है, उस यौगिक की आकृति क्या होगी यह निर्भर करता है उस यौगिक में कार्बन परमाणु का संकरण क्या है। अब यदि जो है संकरण बदल जाता है तो कार्बन द्वारा बने कार्बनिक यौगिकों की आकृति भी बदल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम मेथेन को देखें, मेथेन में कार्बन का संकरण होता है sp3 बच्चों। मेथेन में कार्बन का संकरण sp3 होता है। 4 संकर कक्षक हैं और ये किसी रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के चारों कॉर्नर पर निर्देशित होते हैं। इस प्रकार कार्बन द्वारा जो यौगिक ये बनाया गया है मेथेन, ये टेट्राहेड्रल होता है, चतुष्फलकी होता है। आगे इसी क्रम में यदि हम देखें तो अगला कंपाउंड जो है यदि हम देखें एथीन है। एथीन में बच्चों, एथीन में यदि हम देखें तो कार्बन का संकरण sp3 नहीं बल्कि sp2 होता है। कैसे होता है अभी हम आगे बताएंगे कि इसमें कार्बन का संकरण sp2 कैसे होता है। बच्चों देखा जाए यहाँ पर कार्बन ने एक हाइड्रोजन से इधर अपने आप को जोड़ा है, एक इधर से जोड़ा है और अगला दूसरी तरफ एक कार्बन से जोड़ा है। इसने 3 सिग्मा बांड बना रखा है। एक इसका प्योर p ऑर्बिटल बचा हुआ है, इस पे भी एक प्योर p ऑर्बिटल बचा हुआ है। ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके एक पाई बांड का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से हम देखें तो इसमें कार्बन का संकरण sp2 है, अर्थात यह मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल नहीं होता बल्कि ट्राइगोनल प्लेनर होता है और 2 बांड के बीच का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, न कि 109 डिग्री एंड 28 मिनट होता है। बच्चों आगे देखा जाए, अगला जो कंपाउंड है कार्बन का जिसकी आकृति के पे हम चर्चा करेंगे वो एसेटिलीन है। एसेटिलीन में कार्बन का संकरण देखें तो एसेटिलीन में कार्बन जो है ये sp हाइब्रिड होता है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को इधर यूज किया एक सिग्मा बांड बनाने में, एक को इस कार्बन से यूज किया सिग्मा बांड बनाने में। इसके 2 प्योर p ऑर्बिटल अभी बचे हुए हैं। इसी तरह से इस कार्बन ने एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर यूज किया, एक इधर यूज किया, इसके भी 2 प्योर p ऑर्बिटल अभी बचे हुए हैं। अब ये ऑर्बिटल आपस में पार्श्वीय अतिव्यापन करके 2 पाई बांड बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एसेटिलीन में कार्बन ने 2 ऑर्बिटल यूज किया है बांड सिग्मा बांड के फॉर्मेशन में और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। sp हाइब्रिड अगर कार्बन है तो इन सिग्मा बांड के बीच का जो एंगल है वो 180 होगा और जो मॉलिक्यूल होगा वो लीनियर होगा। तो यदि कार्बन sp3 हाइब्रिड है तो कार्बन का कंपाउंड टेट्राहेड्रल होता है, यदि sp2 हाइब्रिड है तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है और sp हाइब्रिड यदि है तो मॉलिक्यूल कैसा होता है बच्चों? लीनियर होता है। आगे देखते हैं इस क्रम में अगला जो टॉपिक हम लोग देखने चल रहे हैं वो सिग्मा तथा पाई बंध के अभिलाक्षणिक गुण देखने हैं। बच्चों देखा जाए सिग्मा बांध जब 2 ऑर्बिटल इंड टू इंड अतिव्यापन करते हैं यानी एक्सिस की तरफ से, एक यह p ऑर्बिटल है, एक यह p ऑर्बिटल है बच्चों ये, और अगला यह p ऑर्बिटल है और ये अपने एक्सिस के अलॉन्ग यानी इस किनारे से जब अतिव्यापन करते हैं दूसरे तो जब इन ऑर्बिटलों का इंड टू इंड अतिव्यापन होता है तब जो बांड बनता है उसे हम सिग्मा बांड कहते हैं। किंतु बच्चों यदि 2 ऑर्बिटल, ये 2 ऑर्बिटल हैं और ये उनको जोड़ने वाला एक्सिस है और ये एक्सिस के परपेंडिकुलर दोनों ऑर्बिटल हैं और इनकी लेटरल ओवरलैपिंग है, साइड साइड से अतिव्यापन कर रहे हैं। इधर से इस इंड से एक्सिस की तरफ से अतिव्यापन इनका नहीं है बल्कि साइड साइड से है। जब 2 ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग पार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं तब बच्चों जो बांड बनता है उस बांड को हम पाई बांड कहते हैं। तो इस प्रकार से सिग्मा बांड इंड टू इंड या एक्सियल अतिव्यापन से बनता है और पाई बांड जो है ऑर्बिटल्स के लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। आगे देखा जाए बच्चों अगला सिग्मा एंड पाई बांड का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है? सिग्मा बांड दिशात्मक प्रकृति का होता है, अर्थात 2 सिग्मा बांड के बीच एक निश्चित कोण होता है। सिग्मा बांड जो है
अगर 2 सिग्मा बॉन्ड किसी परमाणु पे बने हैं तो उनके बीच 180 का एंगल होगा, 3 हैं तो 120 का होगा, 4 हैं तो 109 डिग्री एंड 28 मिनट का होगा। लेकिन पाई बॉन्ड की कोई दिशात्मक प्रकृति नहीं होती है, ये जो है सिग्मा बंध की दिशा में बनते हैं। पाई बॉन्ड किधर बनता है? उसी दिशा में बनता है जिधर ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड बना है। पाई बॉन्ड तभी बनता है बच्चों 2 एटम्स के बीच जब उनके बीच एक सिग्मा बॉन्ड बना हो। केवल पाई बॉन्ड 2 एटम के बीच में नहीं बनता, पहले एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। तो पाई बॉन्ड जिस दिशा में पहले बना है उसी दिशा में सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। आगे देखें बच्चों, अगली विशेषता है जो सिग्मा बॉन्ड है ये संकर ऑर्बिटलों से बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं, प्योर ऑर्बिटल से नहीं बनते। लेकिन जो पाई बॉन्ड है ये प्योर कक्षकों से, प्योर ऑर्बिटलों से बनते हैं। इसलिए जो संकर ऑर्बिटल होते हैं उनमें दिशात्मक प्रकृति होती है, इसलिए जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं उनमें डायरेक्शनल नेचर होता है, पाई बॉन्ड में कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं होता। हाँ, यह है कि अगर कहीं किसी 2 एटम्स के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बना है और यदि उन्हीं के बीच में अगला पाई बॉन्ड बन जाता है तो बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो बॉन्ड लेंथ है पाई बॉन्ड के बनने से थोड़ा छोटा हो जाता है, बॉन्ड लेंथ में शॉर्टनिंग हो जाती है, बॉन्ड एंगल भी किसी किसी केस में हल्का फ्लक्चुएट होगा, प्रभावित होगा। बट बच्चों जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है वो प्रभावित नहीं होता है। आगे देखते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन घनत्व को देखें तो सिग्मा बॉन्ड में जैसे ये एक न्यूक्लियस है, अगला न्यूक्लियस है और ये इन न्यूक्लियस को जोड़ने वाला एक्सिस है। अगर इनके बीच सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व एक्सिस के चारों तरफ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इंटरन्यूक्लियर रीजन में नाभिकों के बीच में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इनके बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होती है। तो सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाभिकों के बीच में अधिक होती है, दोनों नाभिकों को जोड़ने वाले एक्सिस के अलॉन्ग मैक्सिमम होती है और ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करके आपस में इनको बांधे रहते हैं। तो बच्चों यही कारण है कि सिग्मा बंध जो है प्रबल होते हैं, प्रबलता इनकी अधिक होती है। आगे जो है पाई बंध में देखें तो पाई बंध में जो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अंतर्नाभिकीय रीजन में नहीं होता। ये दोनों नाभिक को जोड़ने वाला एक्सिस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर अधिक होगा और नीचे अधिक होता है। इन नाभिकों को जोड़ने वाली रेखा जो है यहाँ बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर होता है नीचे होता है, दोनों नाभिकों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है। यही कारण है कि पाई बंध बच्चों कैसे होते हैं, कमज़ोर होते हैं। अब जो है सिग्मा और पाई बंध की तुलना के बाद अब हम देखते हैं कार्बन परमाणु में संकरण निर्धारित करना। कार्बन परमाणु का संकरण हम कैसे निर्धारित करेंगे ये देखते हैं बच्चों, और उसके बाद हम किसी यौगिक में कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाया है, कितने पाई बॉन्ड बनाया है और कार्बन का संकरण क्या है, इस पे 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे। तो बच्चों देखा जाए कार्बन का संकरण क्या होगा, यह निर्भर करता है कि कार्बन के संयोजी कोश से कितने कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं। यदि 2 कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं, यदि संकरण में 2 कक्षक भाग ले रहे हैं बच्चों तो संकरण क्या होगा, sp संकरण होगा। यदि संकरण में 3 कक्षक भाग ले रहे हैं तो sp2 संकरण होगा और यदि संकरण में 4 कक्षक भाग ले रहे हैं तो sp3 संकरण होगा। अब बच्चों हम ये कैसे जानेंगे कि कितने कक्षक भाग ले रहे हैं संकरण में? अगर ये हमें पता चल जाए कि संकरण में कितने कक्षक भाग ले रहे हैं, हम तब जो है संकर ऑर्बिटलों की संख्या निकाल सकते हैं, जान सकते हैं। अब देखा जाए बच्चों कैसे हम जानेंगे कि कार्बन के कितने कक्षक जो है संकरित हो रहे हैं। इसके लिए देखा जाए बच्चों, हमने बताया था कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो संकर कक्षकों से बनता है, यानी संकर कक्षक केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और या तो फिर नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल एज सच बचे रहते हैं, अर्थात लोन पेयर के रूप में उसके इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं। तो जो संकर ऑर्बिटल हैं या तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे या नॉन बॉन्डेड
ऑर्बिटल के रूप में एज सच पड़े रहते हैं और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हम उसको नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर कहते हैं। बच्चों देखा जाए, यदि हमें किसी परमाणु द्वारा कितने सिग्मा बांड बनाए गए हैं इनकी संख्या मिल जाए, सिग्मा बांड की संख्या मिल जाए, और उस पे कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं या लोन पेयर कितने हैं ये हमें मिल जाए, तो हम संकर ऑर्बिटलों की संख्या प्राप्त कर लेंगे और फिर संकरण हमें मिल जाएगा। तो बच्चों देखा जाए कैसे हम प्राप्त करेंगे। हमने ये बताया था शुरू में कि पाई बंध जो है प्योर कक्षकों से बनता है, ये संकर कक्षकों से नहीं बनता, तो पाई बंध से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है। देखा जाए बच्चों, यदि हम देखें, यदि जो है किसी कंपाउंड में यदि जो है कार्बन ने 4 सिग्मा बांड बना रखा है, ये कार्बन के 4 सिग्मा बांड हैं, 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से ये जुड़ा है। अब बच्चों इसमें 4 सिग्मा बांड हैं, सिग्मा बराबर कितने हैं 4। लोन पेयर बच्चों इसमें एक भी नहीं है, सिग्मा बांड 4 हैं, लोन पेयर एक भी नहीं है, अर्थात इसके पास संकर कक्षक कितने हैं 4 हैं। और जब संकर कक्षक 4 हैं तो संकरण क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार से यदि हम जो है दूसरे कंपाउंड को देखें, एथीन को देखें, एथीन में बच्चों कार्बन जो है, यहाँ पे प्रत्येक कार्बन को देखें तो ये सिंगल बांड है, सिग्मा बांड होगा, ये भी सिग्मा बांड, यहाँ डबल बांड है तो केवल एक सिग्मा होगा, बाकी पाई होगा, तो ये सिग्मा है और ये पाई। तो इस कार्बन पर कितने 3 सिग्मा बांड हैं और लोन पेयर एक भी नहीं है, एक पाई बांड है। तो अगर यहाँ पर 3, अगर हम देखें सिग्मा बांड और लोन पेयर का योग 3 है, हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है, तो संकरण sp2 होगा बच्चों। और ये ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, बॉन्ड एंगल वहाँ यहाँ 120 डिग्री होगा। इसी प्रकार से बच्चों यदि हम एसिटिलीन को देखें तो एसिटिलीन में एक सिग्मा है, यहाँ पे 3 बांड है तो 2 बांड पाई होंगे, केवल एक बांड सिग्मा होगा। फिर यहाँ ये सिग्मा है तो इस पे 2 सिग्मा बांड है, इसका मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो संकरण बच्चों इसका क्या होगा sp। और ये एंगल जो है 80 डिग्री होगा और मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा लीनियर होगा। ये रहा बच्चों हम लोगों ने कार्बन का संकरण कैसे निकालेंगे, सिग्मा और पाई, बॉन्ड कितने होंगे, बॉन्ड एंगल क्या होगा ये देखा। अब कुछ एग्जाम्पल आपके लिए हैं, जैसे बेंजीन में प्रत्येक कार्बन कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड, ये होमवर्क है आपके लिए, बनाता है। और प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या है ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करिएगा। और फिर इसके आगे जो है हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद बच्चों।